बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 15 में हम स्टार्ट करते हैं फटीग। ठीक है, तो फटीग एक हमारे साथ स्टैटिक लोड है, एक हमारे साथ फटीग लोड है। ठीक है, तो स्टैटिक लोड हमारे साथ कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ साथ उसमें चेंज नहीं आता। और फटीग लोड हमारे साथ वेरी होता है, साइक्लिक लोड होता है जिसमें फ्लक्चुएशन आता है और वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ है इम्पॉर्टेंस ऑफ फटीग्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग आता है और साइक्लिक लोडिंग की वजह से फेलियर आता है। तकरीबन 90% फेलियर वो फटीग लोड की वजह से आती है। ठीक है, सामने जो फिगर है उसमें जो शेप है और उसको देख ले, उसमें ये फेलियर आया है। ठीक है, तो ये फेलियर एक्चुअली फटीग लोडिंग की वजह से आया है, इसलिए फटीग लोडिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमें फटीग लोडिंग का पता ना हो और डिज़ाइन में हम फटीग लोडिंग का ख्याल न रखें तो इस किस्म की फेलियर प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, इस तरह जो बोर्ड फेलियर है, ठीक है, बोर्ड फेलियर में जो वीक पोर्शन है वह भी ये नट बोर्ड हम उसी पोजीशन पे लगाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में साइक्लिक लोड अप्लाई होता है। ठीक है, तो फटीग लोडिंग की वजह से इस किस्म की फेलियर प्रोड्यूस हो सकता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये इसलिए इसकी इम्पॉर्टेंस है ताकि हम इसका ख्याल रखें। ठीक है, इस तरह ये अगर इधर हम देख लें, ठीक है, इसमें, ठीक है, तो इसमें फटीग लोडिंग की वजह से फेलियर प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंस ऑफ फटीग का मतलब ये है कि डिज़ाइन कंडीशन में जहाँ पे फटीग लोड अप्लाई होता है तो फटीग लोड की जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू फटीग कि फटीग हमारे साथ क्या है। तो फेलियर ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग लोड, वो लोड जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, स्ट्रेस लेवल मच लोअर देन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना लें एक मटेरियल के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन, तो यहाँ हमारे साथ यील्ड पॉइंट होता है और फ्रैक्चर यहाँ पे आता है, फ्रैक्चर यहाँ पे आता है, ये हमारे साथ फ्रैक्चर पॉइंट है। तो स्टैटिक लोड में फ्रैक्चर इसी पॉइंट पे आता है, लेकिन फटीग लोड में इस लोड से बहुत कम लोड पे फ्रैक्चर आता है, इसलिए लिखा है स्ट्रेस लेवल मच लोअर देन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। स्ट्रेस लेवल फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम लोड पे फेलियर आएगा, क्योंकि ये फटीग लोडिंग है, फ्लक्चुएटिंग लोड है, टाइम के साथ साथ ये वेरी होता है, इसलिए 95% फेलियर इसकी वजह से आता है। हेडन है मतलब हमें नज़र नहीं आता, टाइम डिपेंडेंट है मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता है, जितना टाइम इंक्रीज़ होता है उतना फेलियर जल्दी आता है। विदाउट एनी वार्निंग, हमें कोई वार्निंग नहीं देता है। 95% ऑफ ऑल मैकेनिकल फेलियर ड्यू टू फटीग। ठीक है, 95% फेलियर फटीग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की साइकिल है। कम्प्लीटली रिवर्स साइकिल ऑफ स्ट्रेस। कम्प्लीटली रिवर्स साइकिल का मतलब ये है, अब इधर आप लोग देख लो, ये मिनिमम स्ट्रेस है और ये हमारे साथ ये पॉइंट, ये मिनिमम स्ट्रेस है, ये पॉइंट हमारे साथ मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ कम्प्लीटली रिवर्स होता है, मतलब मैक्सिमम पे जाता है फिर मिनिमम पे जाता है। ठीक है, तो मिनिमम निगेटिव साइड पे है। ठीक है, और जो रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल है, रिपीटेड साइकिल हमारे साथ ये मैक्सिमम पे जाता है, इसका मिनिमम 0 से ऊपर है, इसका मिनिमम निगेटिव पे है। और रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल जो फटीग लोडिंग में है उसका मिनिमम स्ट्रेस वो 0 लेवल से ऊपर है। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड आपको पता है, और ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ठीक है, और ये हमारे साथ है इसका एम्पलीट्यूड। और इरेगुलर और रैंडम स्ट्रेस साइकिल, तो अमूमन ज़्यादातर प्रैक्टिकल कंडीशन में हमारे साथ इस तरह के साइकिल बनते हैं। ठीक है, ये साइकिल हम सिंप्लिसिटी के लिए या सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं या समझने के लिए। ठीक है, अमूमन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ इसी तरह के ग्राफ्स बनते हैं, स्ट्रेस साइकिल बनते हैं। ठीक है, हमारे साथ स्टेजेस ऑफ फटीग हैं। तो फटीग की 3 स्टेजेस हैं। एक वो स्टेज जिसमें क्रैक इनिशिएट होता है, दूसरा वो स्टेज जिसमें क्रैक प्रोपेगेट होता है, और तीसरा वो स्टेज जिसमें फेलियर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 3 स्टेजेस हैं, क्रैक न्यूक्लिएशन या क्रैक इनिशिएशन स्टेज। ठीक है, दूसरा हमारे साथ क्रैक ग्रोथ है, प्रोपेगेशन, और तीसरा फ्रैक्चर या फाइनल फेलियर जिसमें प्रोड्यूस होता है। अगर इन डायग्राम को हम देख लें तो ये नॉर्मल कंडीशन में है।
ठीक है, फटीग लोड अप्लाई होता है, यहाँ पे क्रैक इनिशिएट, यहाँ पे क्रैक प्रोड्यूस हो गया, तो ये हमारे साथ क्रैक का इनिशिएशन स्टेज है। अब ये क्रैक अगर इधर देख ले तो ये प्रोपेगेट हुआ है, तो ये दूसरा स्टेज है, और फाइनली ब्रेक हुआ है, तो ये फाइनल या फ्रैक्चर स्टेज या फाइनल फेलियर स्टेज है। ठीक है, तो हमारे साथ 3 स्टेजेस हैं, क्रैक यहाँ इनिशिएट हुआ, फिर प्रोपेगेट हुआ, और आखिर में यहाँ पे फ्रैक्चर आ गया। ठीक है, तो अब हम इन 3 स्टेजेस को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेज है वो हमारे साथ है क्रैक न्यूक्लिएशन। ठीक है, फर्स्ट फ्यू साइकिल्स लोकलाइज चेंजेस, पहले चंद साइकिल में ये स्टेज प्रोड्यूस होता है सब माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स। ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आता। रिपीटेड प्लास्टिक स्ट्रेन साइक्लिंग एट दी लोकेशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन कंसंट्रेशन, मतलब ये उस जगह पे प्रोड्यूस होता है जहाँ पे स्ट्रेन कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मतलब स्ट्रेन कंसंट्रेशन जिस पोजीशन पे मैक्सिमम हो वहाँ पे क्रैक इनिशिएट होता है। ठीक है, और इसकी मुख्तलिफ थ्योरी है, वुड थ्योरी, ऑर्न थ्योरीज, कॉटल एंड हॉल थ्योरी। ठीक है, तो क्रैक इनिशिएशन हमारे साथ सब माइक्रोस्कोपिक है, मतलब जो हमें नज़र नहीं आता। दूसरा स्टेज क्रैक का प्रोपेगेशन है फ्रॉम सब माइक्रोस्कोपिक इनटू माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स। पहला वाला सब माइक्रोस्कोपिक था, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी नीचे था, जो माइक्रोस्कोप भी नज़र नहीं आता। और अब दूसरा वाला क्रैक प्रोपेगेशन, ये माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कंटिन्यूस लोड, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल। ठीक है, ये इधर नोच है, ये नोच है, ठीक है, ये डिफेक्ट है, तो यहाँ पे ये क्रैक इनिशिएट होता है और फिर प्रोपेगेट होता है। ठीक है, क्रिटिकल साइज रैपिड ट्रेवल, मतलब ये क्रिटिकल होता है और बहुत जल्द ही ये प्रोपेगेट होता है। ठीक है, क्रैक ग्रोथ पीरियड अकाउंट्स फॉर 75 to 90% ऑफ द फटीग लाइफ। ठीक है, मतलब ये फटीग लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 75 to 90% ऑफ द फटीग लाइफ। ठीक है, तो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो स्टेज है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्रैक का प्रोपेगेशन स्टेज है। To estimate whether a crack will grow, the stress intensity factor which characterize the crack geometry and the stress amplitude can be used। हमारे साथ एक फैक्टर है जो हम फटीग डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, जो डिपेंड करता है क्रैक ज्योमेट्री पे और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम फटीग डिज़ाइन में यूज़ करते हैं वो हमारे साथ है स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर। और स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक क्रैक की ज्योमेट्री पर और दूसरा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पे। बिलो ए थ्रेशहोल्ड ए क्रैक डज नॉट ग्रो, अगर इस लेवल से कम हो, स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर लेवल से कम हो, तो इसका मतलब है कि क्रैक प्रोपेगेट नहीं होगा। पर समवट हायर स्ट्रेस इंटेंसिटीज द क्रैक्स ग्रो स्लोली। ठीक है, मतलब बहुत आहिस्ता प्रोपेगेट होगा। पर स्टिल हायर स्ट्रेस इंटेंसिटी ए क्रैक ग्रोज एट ए रेट गिवन बाई DA/DN इज इक्वल टू C del K होल N। ठीक है, C और N हमारे साथ कांस्टेंट है, डेल के हमारे साथ स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर है। ठीक है, और हाई डेल के क्रैक्स ग्रोथ, जितना डेल के की वैल्यू ज़्यादा हो उतना क्रैक हमारे साथ ज़्यादा होगा। ए हमारे साथ एम्पलीट्यूड है और एन हमारे साथ नंबर ऑफ साइकिल्स है। ठीक है, तो जितना डेल के की वैल्यू ज़्यादा हो उतना हमारे साथ क्रैक आसानी से प्रोपेगेट होगा। ठीक है, और आखिरी स्टेज हमारे साथ फ्रैक्चर फेलियर है। ठीक है, जिसमें फेलियर प्रोड्यूस होता है। रिड्यूस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू सपोर्ट लोड, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीज और फ्रैक्चर आकर इधर आपको नज़र आता है, इसमें फ्रैक्चर आया है, इस तरह इधर भी फ्रैक्चर आया है। ठीक है, तो जब क्रैक प्रोपेगेट हो जाए और एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाए तो उसके बाद फ्रैक्चर आसानी से आता है। तो ये हमारे साथ आखिरी स्टेज है जो क्रैक का फेलियर है। ठीक है, फटीग मैकेनिज्म, अब इधर डिफरेंस है बिटवीन स्टैटिक लोड एंड फटीग लोड। ठीक है, तो अगर हाँ फटीग लोड हम देख ले फटीग, तो ये दोनों डायरेक्शन से है, मतलब एक्चुअली इसी पोजीशन पे है, एक्चुअल इसका पोजीशन ये है, ये एक्चुअली ये इस तरह है। जब फटीग फेलियर स्टार्ट होता है तो ये यहाँ पे पहुँचता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह इस डायरेक्शन पे यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर स्टैटिक लोड हम देख ले तो सिर्फ ये एक डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, लेकिन इस साइड से नहीं है। बट स्टैटिक फेलियर एक डायरेक्शन से स्टार्ट होता है और फटीग फेलियर ये दोनों डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, इसलिए ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फटीग
फेनामिना, ठीक है। तो ये फ़र्क है स्टैटिक में और फटीग में कि फटीग एक डायरेक्शन से स्टार्ट होता है और स्टैटिक लोड और फटीग फेलियर या फटीग लोड दोनों डायरेक्शन से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हमारे साथ फटीग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत स्टैटिक लोड के। अब ओरन थ्योरीज हमें बताता है पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल्स ए नंबर ऑफ ग्रेन्स लेट ए बी ग्रेन। इधर इस थ्योरी के मुताबिक इधर हमारे साथ एक सब ये सारे ग्रेन्स बाउंड्रीज है, ग्रेन्स है, ठीक है। सबसे ग्रेन वीक ग्रेन हमारे साथ परस करे ए है, तो सबसे पहले क्रैक यहाँ पे इनिशिएट होता है और फिर इससे से बाकी ग्रेन्स को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक फटीग मैकेनिज़्म ये है कि सबसे वीक ग्रेन में सबसे पहले फेलियर स्टार्ट होता है और फिर बाकी ग्रेन्स को ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये हमारे साथ वीक क्रिस्टल है और ये हमारे साथ स्ट्रांग का क्रिस्टल। तो इनिशिएट होता है वीक क्रिस्टल में और फिर बाकी को प्रोपेगेट होता है। तो लेट ए इज इक्वल टू वीकर ग्रेन, ये वाला लोड अप्लाइड ए यील्ड एज अ इन लोड डायरेक्शन, ठीक है। लोड रिवर्स ए यील्डिंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में मतलब लोड के डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि फटीग लोड मैंने आपको बता दिया कि ये वेरी होता है और रिवर्स होता है। लोड रिवर्सल कंटिन्यूज यील्डिंग रिवर्सल एंड फास्टर देन रेस्ट ग्रेन, ठीक है। रिलेटिव मोमेंट बिटवीन ए एंड सराउंडिंग ग्रेन्स, जब ये यहाँ पे लोड अप्लाई होता है फिर रिवर्स होता है फिर अप्लाई फिर रिवर्स, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी ग्रेन्स को ट्रांसफ़र होता है। रिलेटिव मोमेंट बिटवीन ए एंड सराउंडिंग ग्रेन्स, तो यहाँ जब फटीग लोड अप्लाई होता है तो रिलेटिव मोमेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक क्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैक इनिशिएट होता है एट ग्रेन बाउंड्री ऑफ ए। सब माइक्रोस्कोपिक पहले स्टेजेस में हमने पढ़ लिया कि सब माइक्रोस्कोपिक हमारे साथ क्रैक का वो प्रोड्यूस होता है क्रैक न्यूक्लिएशन में, स्टार्ट वाली स्टेज में, ठीक है। मैनी वीक ग्रेन्स मैनी क्रैक एक्सपेक्टेड। जिस तरह ए हमारे साथ वीक है तो एक ऑब्जेक्ट में एक मटेरियल में बहुत ज़्यादा वीक ग्रेन हो सकते हैं। तो जितनी वीक ग्रेन ज़्यादा हो उतना क्रैक की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी, स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। कोलिशंस ऑफ क्रैक इनटू माइक्रोस्कोपिक, फिर सब माइक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक कन्वर्ट होगा, फिर मैक्रोस्कोपिक में और फिर फ्रैक्चर आएगा, ठीक है। सबसे पहले सब माइक्रोस्कोपिक फिर माइक्रोस्कोपिक वो है जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और फिर मैक्रो मतलब कि हम नेक आई से देख सकते हैं, और आखिर में फ्रैक्चर आएगा। ये हमारे साथ है और अराउंड थ्योरी, ठीक है। मैनी वीकन, तो ये हमारे साथ ये प्रोबेबली नेक्स्ट टू सरफेस एंड फटीग इनिशिएशन ऑफ सरफेस, ठीक है। इनिशिएट होता है सब माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है, सब माइक्रोस्कोपिक क्रैक प्रोड्यूस होता है, फिर सब माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स माइक्रोस्कोपिक में कन्वर्ट होते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोप में कन्वर्ट होता है और आखिर में फेलियर आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा था फटीग मैकेनिज्म के बारे में दूसरी थ्योरी है कॉटरेल एंड हल थ्योरी, इंटरेक्शन ऑफ एज डिसलोकेशन ऑन टू स्लिप सिस्टम। इधर अगर हम देख लें तो डिसलोकेशन आपने पढ़ा है, डिसलोकेशन हमारे साथ हाफ प्लेन, अगर मटेरियल में हाफ प्लेन मौजूद हो और उस पर हम लोड अप्लाई कर लें, ठीक है, स्टैटिक लोड हो या फटीग लोड, तो वहाँ से पीलर स्टार्ट होता आहिस्ता आहिस्ता दूसरी वो डिसलोकेशन मोमेंट करता है और आखिर तक एज तक पहुँच जाता है। ये जो हाफ प्लेन आपको नज़र आता है ये वाला, ये जो हाफ प्लेन ये डिसलोकेशन है, इस तरह ये डिसलोकेशन है, इस तरह ये डिसलोकेशन है, ठीक है। तो एक डिसलोकेशन इस डायरेक्शन में मोशन करता है, दूसरा डिसलोकेशन इस डायरेक्शन में मोशन करता है, और जब फटीग लोड अप्लाई होता है फटीग लोडिंग, तो ये डिसलोकेशन मोमेंट कंटिन्यू होता है और आखिर तक एज तक पहुंच जाता है और फेलियर आता है, ठीक है। तो इस थ्योरी के मुताबिक एज डिसलोकेशन की वजह से फेलियर आता है, इंटरेक्शन ऑफ एज डिसलोकेशन ऑन टू स्लिप सिस्टम, ठीक है। अब दो स्लिप एक स्लिप सिस्टम ये है एक और दूसरा ये है, ठीक है। तो जब इसमें भी डिसलोकेशन मौजूद हो, एज डिसलोकेशन इसमें भी हो, तो ये एक डायरेक्शन में मोशन करता है, ये दूसरे में ये स्लिप करता है, स्लिप होता है, स्लिप फेनोमेना आप लोगों ने पढ़ा है। टू डिफरेंट स्लिप सिस्टम वर्क विद डिफरेंट डायरेक्शन, एक स्लिप सिस्टम एक डायरेक्शन में और दूसरा स्लिप सिस्टम दूसरे डायरेक्शन में मोशन करता है, एंड दे प्रोड्यूस स्लिप एट द सरफेस। इंट्रूजन
एंड एक्सट्रूजन आर फॉर्म एट सरफेसेस, ठीक है। इर्रेगुलरिटी एक्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फटीग प्रेस, जहाँ पे इर्रेगुलर मतलब ये जब ये मोशन करता है और इधर ज़रूर इस सरफेस में इर्रेगुलरिटी मौजूद होंगे, जब इर्रेगुलरिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ से क्रैक इनिशिएट होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी का मेन मकसद ये है कि हमारे साथ एज डिसलोकेशन की वजह से फेलियर प्रोड्यूस होता है फटीग में। ये हमारे साथ फटीग मैकेनिज्म है। जब दो प्लेन्स हो वहाँ पे स्लिप प्रोड्यूस होता है तो लाजिमी बात है कि वहाँ एज डिसलोकेशन मौजूद होगा, ठीक है। तो एक डिसलोकेशन एक डायरेक्शन में मोशन करता है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में। जब ये स्लिप होता है तो इधर अगर कोई इर्रेगुलरिटी मौजूद हो तो इस इर्रेगुलरिटी की वजह से क्रैक इनिशिएट होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी का मेन मकसद ये है, ठीक है। अब हमारे साथ है स्ट्रेस साइकिल इन फटीग। बाज डिफिनीशन है, एक हमारे साथ मीन स्ट्रेस है, तो मीन स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस प्लस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस पॉइंट पे स्ट्रेस हमारे साथ मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे स्ट्रेस हमारे साथ मिनिमम होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो मीन स्ट्रेस हम मालूम कर सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस प्लस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइड बाई 2, ये सिंपल है। इस तरह एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि इस मीन पोजीशन से यहाँ तक जो स्ट्रेस है इसको हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एम्पलीट्यूड हम मालूम कर सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइड बाई 2 से, ठीक है। और रेंज हमारे साथ बराबर है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे साथ ये है, मिनिमम हमारे साथ ये है, दोनों बराबर हैं तो 2 सिग्मा ए, ठीक है। 2 सिग्मा ए हमारे साथ क्या है, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है, ठीक है। इस तरह रेडियस रेशो हमारे साथ बराबर है मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाई मिनिमम स्ट्रेस, और एम्पलीट्यूड रेशो हमारे साथ बराबर है ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाई सिग्मा एम, ठीक है। तो सिग्मा ए हमारे साथ एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है और सिग्मा एम हमारे साथ मीन स्ट्रेस है, ठीक है। और ये हमारे साथ बराबर है 1 माइनस आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर ले तो इससे ये आता है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये कुछ डिफिनीशन है मीन स्ट्रेस का। मीन स्ट्रेस का मतलब ये है अगर मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस को हम ऐड कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले। इस तरह रेंज हमारे साथ बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, और रेडियस रेशो हमारे साथ बराबर है द रेशो ऑफ मिनिमम स्ट्रेस टू मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है फटीग में, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट कर्व है फटीग के लिए। पहले जब लोड अप्लाई होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ से तो लोड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। जब इसी पोजीशन पे पहुंच जाए तो इस पॉइंट को हम एंडोरनेस लिमिट कहते हैं। एंडोरनेस लिमिट ये वो पॉइंट है जिसके बाद अगर हम जितनी भी साइकिल अप्लाई कर ले, जितनी भी फटीग साइकिल अप्लाई कर ले, ये फेल नहीं होगा। इनफाइनाइट साइकिल के लिए ये फेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिज़ाइन क्राइटेरिया में एंडोरनेस लिमिट। इसके बाद अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल भी अप्लाई कर लें तो फेलियर नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ साइकिल है 1 10 पावर 4 10 पावर 5 साइकिल 10 पावर 6, और इस पॉइंट पे हमारे साथ स्ट्रेस है या स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब हमारे साथ एक लो साइकिल फटीग है, एक हमारे साथ हाई साइकिल फटीग है। अगर नंबर ऑफ साइकिल 10 पावर 4 से कम हो तो इसको हम लो साइकिल फटीग कहते हैं। अगर नंबर ऑफ साइकिल 10 पावर 4 से ज़्यादा हो तो इसको हम हाई साइकिल फटीग कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करो, ये दूसरी स्लाइड में भी है, ये इम्पॉर्टेंट है फटीग में, इसी सीखना, ठीक है। तो इधर इस ऐसे करो को आप गौर से देख लें, इधर लिखा है लो साइकिल फटीग। तो लो साइकिल फटीग मैंने आपको बता दिया कि इस रीजन से अगर इस साइड पे हो, ये 10 पावर 4 है, 10 पावर 4 साइकिल से अगर कम हो तो उसको हम लो साइकिल फटीग कहते हैं। 10 पावर 4 साइकिल से अगर ज़्यादा हो तो इसको हम हाई साइकिल फटीग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यील्ड स्ट्रेंथ, ये पॉइंट यील्ड स्ट्रेंथ है फाइनाइट लाइफ फटीग। इनफाइनाइट यहाँ से जब हम लोड अप्लाई करते हैं यहाँ तक, इसके लिखा है फाइनाइट लाइफ फटीग, और इसके बाद इनफाइनाइट, इधर वो नी बनी है जो एंडोरनेस लिमिट है, ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद लिखा इनफाइनाइट लाइफ फटीग, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल अप्लाई कर ले तो इसमें फेलियर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लो साइकिल फटीग, हाई साइकिल फटीग, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता है, फाइनाइट लाइफ फटीग और इनफाइनाइट लाइफ फटीग मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
और नंबर ऑफ साइकिल अगर 10 पावर 4 से कम हो तो लो साइकिल फटीग होगा, अगर इससे ज़्यादा हो तो हाई साइकिल फटीग होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंडोरनेस लिमिट भी आप लोगों ने सीख लिया इसमें। इसके बाद हमारे साथ है फटीग लाइफ। फटीग लाइफ हमारे साथ है टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स फाइनल फ्रैक्चर गिवन स्ट्रेस, मतलब फ्रैक्चर से पहले जितनी टोटल नंबर ऑफ साइकिल है वो हमारे साथ फटीग साइकिल है। प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल मटेरियल, इसका मतलब ये है कि हर मटेरियल की फटीग लाइफ मुख्तलिफ होती है। ठीक है, बाज़ मटेरियल की ज़्यादा होती है, बाज़ की कम होती है। फटीग लाइफ फॉर P% सर्वाइवल, P% ऑफ सैंपल टेस्टेड हैव ए लॉन्गर लाइफ देन देयर एज। NP का मतलब ये NP, अगर n के साथ हम 80 लिख लें तो इसका मतलब ये कि 80% चांसेस है कि ये फेल नहीं होगा फटीग लाइफ में, ये और 20% में ये फेल हो सकता है। इसकी एक्सपेक्टेशन है NP का। इस तरह जिससे हम N90 लिखते हैं, N90 एज द फटीग लाइफ फॉर विच 90% ऑफ द सैंपल वुड बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव एंड 10% टू फेल एट ए पार्टिकुलर स्ट्रेस। एक ख़ास स्ट्रेस पे 90% चांसेस है कि फेल नहीं होगा और 10% चांसेस है कि ये फेल होगा। ठीक है, इस तरह मीडियम फटीग लाइफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल फेल एंड द अदर 50% सर्वाइवल एट ए पार्टिकुलर स्ट्रेस। तो इसको फिर हम मीडियम फटीग लाइफ हम लिखते हैं N50। तो N50 का मतलब ये है कि 50% चांसेस है कि सर्वाइवल करेगा और फिर 50% चांसेस है कि फेल होगा। N90 का मतलब ये है कि 90% चांसेस है कि फेल नहीं होगा और 10% चांसेस है कि फेल होगा। इस तरह अगर हम N70 लिख लें तो N70 का मतलब 70% चांसेस है कि सर्वाइवल करेगा और 30% चांसेस है कि ये फेल होगा। तो फटीग लाइफ हमारे साथ ये मैंने डिफाइन किया कि लोड के स्टार्ट से फ्रैक्चर तक जितने साइकिल होते हैं वो हमारे साथ फटीग है। ठीक है, वो हमारे साथ फटीग लाइफ है। ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ, स्ट्रेस एट विच एट मटेरियल कैन बी स्टेड रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल बिफोर फेलियर। फटीग स्ट्रेंथ इस डायग्राम में आपको शो कर रहा है, आपने देख लिया फटीग स्ट्रेंथ इधर लिखा है, इधर लिखा फटीग स्ट्रेंथ। फटीग स्ट्रेंथ इस पॉइंट के बाद जो एंडोरनेस लिमिट है, इसके बाद फटीग स्ट्रेंथ स्टार्ट होता है। इधर लिखा स्ट्रेस एट विच ए मटेरियल कैन विथस्टैंड रिपीटेडली n नंबर ऑफ साइकिल बिफोर फेलियर। ठीक है, मतलब इसके बाद इसमें फेलियर नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम फटीग स्ट्रेंथ कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल फॉर ए पार्टिकुलर फटीग लाइफ। ठीक है, फटीग लिमिट आर एंडोरनेस लिमिट, स्ट्रेस बिलो विच ए मटेरियल विल नॉट फेल फॉर एनी नंबर ऑफ साइकिल, n फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। एंडोरनेस लिमिट या फटीग लिमिट मैंने आपको बता दिया कि ये वो लिमिट है जिसके बाद फेलियर नहीं आता है। स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल, स्ट्रेस बिलो विच ए मटेरियल विल नॉट फेल फॉर n फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, स्ट्रेस एच वेट इट एंडोर्स नंबर ऑफ साइकिल विदाउट फेलियर। ठीक है, तो लो साइकिल फटीग और हाई साइकिल फटीग मैंने आपको बता दिया कि लो साइकिल फटीग हमारे साथ वो होता है जिसमें नंबर ऑफ साइकिल 10,000 से कम हो, मतलब 10 पावर 4 साइकिल से कम हो, और हाई साइकिल फटीग वो होता है जिसमें नंबर ऑफ साइकिल 10 पावर 4 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो हमारे साथ हाई साइकिल फटीग है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। फेलियर पैरामीटर्स, एज द मीन स्ट्रेस सिग्मा m increases the stress amplitude मस्ट डिक्रीजेस। मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड आप लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया। मीन स्ट्रेस हमारे साथ वो है अगर मैक्सिमम और मिनिमम को हम ऐड कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले। एम्पलीट्यूड भी आप लोगों ने पढ़ लिया, मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जैसा ही मीन स्ट्रेस इंक्रीज होता है एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ठीक है, in order for the material to withstand the applied stress। ठीक है, this condition is summarized by the Goodman relationship। ठीक है, गुडमैन साइंटिस्ट का नाम है। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड हमारे साथ बराबर है सिग्मा एफ एस इंटू 1 माइनस सिग्मा एन डिवाइड बाई सिग्मा टी एस। ठीक है, तो सिग्मा टी एस हमारे साथ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सिग्मा एम हमारे साथ मीन स्ट्रेंथ है और सिग्मा एफ एस हमारे साथ डिज़ायर्ड फटीग स्ट्रेंथ है फॉर जीरो मीन स्ट्रेस। ठीक है, और सिग्मा ए हमारे साथ एम्पलीट्यूड है। Example, if an airplane wing is loaded near its yield strength, vibration of even a small amplitude may cause a fatigue crack to initiate a growth। ठीक है, एरोप्लेन के विंग्स इतनी सेंसिटिव है, अगर ये यील्ड स्ट्रेंथ को पहुंच जाए, ठीक है,
तो ये बहुत जल्द फेल हो सकते हैं। दिस इज़ वाई एयरक्राफ्ट हैव ए रूटीन इंस्पेक्शन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द हाई स्ट्रेस रीजन फॉर क्रैक्स। ठीक है, मतलब रोज़ाना इसका इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, ताकि इसको इम्प्रूव कर ले फटीग लोडिंग के लिए। ठीक है, इस पर फटीग लोडिंग अप्लाई होता है और अगर यील्ड स्ट्रेंथ पे ये फेल होता है, इसलिए इसका रूटीन इंस्पेक्शन होता है। फटीग एनालिसिस मैक्रोग्राफी। ठीक है, तो ये सर वो आपको क्रैक इनिशिएशन और क्रैक प्रोपेगेशन की बात करते हैं। इधर लिखा है ऑरिजिन ऑफ फटीग क्रैक, इस पॉइंट से क्रैक स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे पहुँच गया, फिर फर्दर यहाँ पे पहुँच गया, फिर फर्दर यहाँ पे पहुँच गया, फिर फर्दर एक्सटेंड हो गया, फिर फर्दर प्रोपेगेट हो गया। ठीक है, इधर और ये ग्रैंड बाउंड्रीज है। ठीक है, तो इस तरह ये फटीग प्रोपेगेट इधर लिखा है ऑरिजिन ऑफ फटीग क्रैक। ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी हमारे साथ फटीग इनिशिएशन साइट यहाँ से स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेट होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ से भी सेकंड इनिशिएशन स्टेट, यहाँ से भी फटीग स्टार्ट हो गया और यहाँ से भी फटीग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इधर इसमें हमारे साथ वो फटीग इनिशिएशन और फटीग प्रोपेगेशन की बात करता है कि फटीग का ऑरिजिन ये है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोपेगेट होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं। अगर हमारे साथ टेंशन कंप्रेशन हो तो फटीग ये इनिशिएशन है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोपेगेट। अगर सिंगल डिप्लेशन बेंडिंग हो तो इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेट होता है। ठीक है, अगर रिवर्स बेंडिंग हो तो रिवर्स बेंडिंग में यहाँ इनिशिएशन है, फिर दो डायरेक्शन से इनिशिएट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोपेगेट होता है। रोटेटिंग बेंडिंग हो तो यहाँ से शुरू होता है और रोटेशन में हर डायरेक्शन में फटीग इनिशिएट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोपेगेट होता है। ठीक है, इसमें इन दोनों में एक डायरेक्शन में कंडीशन में और रिवर्स बेंडिंग में दो डायरेक्शन में और रोटेशन में हमारे साथ हर डायरेक्शन में फटीग प्रोपेगेट होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कंडीशन हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फटीग। वो फैक्टर जो फटीग पे इफेक्ट होते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो जहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ फटीग आसानी से इनिशिएट होगा। साइज़ इफेक्ट, अगर साइज़ ज़्यादा हो, एक मटेरियल की साइज़ बड़ा हो तो वहाँ फटीग फेलियर के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जितना लार्ज साइज़ हो मटेरियल का उतना उसमें डिफेक्ट्स की चांसेस ज़्यादा होगी। सरफेस रफनेस, सरफेस रेजिडुअल स्ट्रेस, ठीक है, सरफेस जितना स्मूथ हो उतना फटीग की चांसेस कम होगा। सरफेस रेजिडुअल स्ट्रेस, हर बॉडी में रेजिडुअल स्ट्रेस मौजूद होते हैं। रेजिडुअल स्ट्रेस का मतलब ये है आपने एक बॉडी पे लोड अप्लाई किया और फिर आपने लोड विद इन इलास्टिक लिमिट आपने लोड हटा दिया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अगर इसको हम सही स्टडी कर ले तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस ज़रूर रहते हैं। उस किस्म के स्ट्रेसेस को हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस कहते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फटीग फेलियर जल्दी आएगा। मेटलर्जिकल वेरिएबल, ठीक है, वो भी फटीग को इफेक्ट करता है। तो ये 5-6 फैक्टर हैं जिसकी वजह से फटीग इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, पहला फैक्टर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ फटीग फेलियर। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, वहाँ पे फटीग इनिशिएट होता है। स्ट्रेस राइजेस ऑल मशीन्स की वेस पेलेट्स नोचेस ETC। ठीक है, इस सब में स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से फटीग इनिशिएट होता है। क्रैक इनिशिएट सच इरेगुलरिटीज़, फटीग स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारे साथ ये KF हमारे साथ इसमें इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन फैक्टर है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ फटीग स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, वो बराबर है सिग्मा n डिवाइड बाई सिग्मा n डैश का। यह सिग्मा n हमारे साथ है फटीग स्ट्रेंथ विदाउट स्ट्रेस कंसंट्रेशन और सिग्मा n डैश हमारे साथ है फटीग स्ट्रेंथ विद स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये KF हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद दूसरा फैक्टर जो हमारे साथ है वो साइज इफेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मेंबर इज लेस देन स्मॉल स्पेसिमेन, जितना लार्ज मेंबर हो उतना उसका स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, क्योंकि लार्ज मेंबर विल हैव ए लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीक पॉइंट्स। जितना
जितना बॉडी मेंबर लार्ज हो उतना इसमें वीक पॉइंट ज़्यादा होंगे। पेल्स एट स्मॉलर स्ट्रेसेस, तो कम स्ट्रेस पे वो पेल होगा। लार्जर मेंबर हैव लार्जर सरफेस एरिया इज इक्वल टू फटीग। तो मेन साइज इफेक्ट, जितना साइज बड़ा हो उतना पीलियर फटीग पीलियर जल्दी आएगा। सरफेस रफनेस, फटीग क्रैक न्यूक्लियस एट द सरफेस फिनिश एज प्रोपोर्शनल टू फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, सरफेस फिनिश जितना ज़्यादा हो उतना फटीग स्ट्रेंथ, ये मैंने आपको बता दिया। जितना रफ सरफेस हो उसमें फटीग पीलियर या फटीग क्रैक्स इतना जल्द ही इनिशिएट होगा। ठीक है, और जितना सरफेस फिनिश हो उतना फटीग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मतलब इसमें पीलियर की चांसेस कम होगी। तो सरफेस फिनिश इज इक्वल टू पॉलिशिंग, ऑक्सीडेशन, कोरोजन। ठीक है, अब चौथा फैक्टर हमारे साथ है सरफेस रेजिडिबल स्ट्रेस। तो रेजिडिबल स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया कि हर बॉडी से अब जब हम लोड रिमूव कर ले तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस रहते हैं, उसको हम रेजिडिबल स्ट्रेस कहते हैं। लॉक ऑफ स्ट्रेसेस इवन अ नंबर विदाउट लोड नहीं है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस ज़रूर मौजूद होते हैं। कास्टिंग और कोल्ड वर्किंग, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, कंप्रेसिव बेनिफिशियल। ठीक है, टेंसाइल में ज़्यादा होंगे, टेंसाइल लोडिंग में। कंप्रेसिव बेनिफिशियल का मतलब यह है कि टेंसाइल में रेजिडुअल स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर, हाई फटीग स्ट्रेंथ, प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजर, टर्बाइन, इन सब चीज़ों में टेम्परेचर की वजह से फटीग वो आता है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम को देख लें, नंबर ऑफ साइकिल टू पीलियर और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, टेम्परेचर हमारे साथ छठा फैक्टर है जिसकी वजह से फटीग पीलियर आता है। अब इस लाइन को देख लें, ये लाइन, इस लाइन का टेम्परेचर 760 डिग्री से ज़्यादा है, इसका 427 मतलब कम है, इसका सबसे कम है। तो इसका फटीग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और इसका सबसे कम है। अगर इधर हम देख लें तो इसमें फटीग पीलियर बहुत जल्द ही आता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे साथ एक और फैक्टर है जिसकी वजह से फटीग पीलियर जल्द ही आता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा हो उतना हमारे साथ फटीग पीलियर जल्दी आएगा। ठीक है, आखिरी दो मेटलर्जिकल वेरिएबल, फाइनर ग्रेन साइज, बेटर फटीग स्ट्रेंथ, नॉन मेटालिक इंक्लूजन रिड्यूस फटीग स्ट्रेंथ। जितना ग्रेन साइज फाइन होगा उतना फटीग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जितना ग्रेन साइज कोर्स होगा, ठीक है, उतना हमारे साथ पीलियर जल्दी आएगा। और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से भी फटीग पीलियर प्रोड्यूस होता है। लेस सीवियर कोरोजन, क्रैक, स्पेट्स, एटीसी, ऑक्साइड फिल्म एट सरफेस, ऑक्सीजन रिएक्शन करता है एक सरफेस के साथ तो उसकी वजह से भी फटीग पीलियर आ सकता है। तो ये हमारे साथ इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे, 6-7 फैक्टर थे जिसकी वजह से फटीग पीलियर आ सकता है। ठीक है, और हमारे लेक्चर का आखिरी स्लाइड, प्रिवेंशन ऑफ फटीग डिज़ाइन गाइडलाइंस। ठीक है, रिड्यूसिंग द अवॉइडेबल स्ट्रेस राइजर, केयरफुल डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा एहतियात कर ले, ऐसी गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से फटीग पीलियर प्रोड्यूस होता है। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस राइजर बाय केयरफुल मशीनिंग एंड फैब्रिकेशन, जो चीज़ आप फैब्रिकेट करते हैं और मशीनिंग करते हैं तो सही मशीनिंग कर लें, स्मूथ आ जाए तो फटीग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। लार्ज साइज, लार्ज सरफेस एरिया, क्रैक इनिशिएशन, साइज़ इस तरह बनाना है जो लार्ज ना हो। ठीक है, लार्ज साइज में पहले मैंने बता दिया डिफेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो इसलिए फटीग पीलियर जल्दी प्रोड्यूस होता है। स्मूथली पॉलिश स्पेसिमेन हैव हायर फटीग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये पहले पढ़ लिया। सरफेस ट्रीटमेंट लाइक प्लेटिंग इम्प्रूव कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेसेस में फटीग पीलियर जल्द ही प्रोड्यूस होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस वो स्ट्रांग होते हैं, उसकी फटीग स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है, तो इसलिए ऐसा ट्रीटमेंट कर लें जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाए। टेम्पररी रेजिडुअल स्ट्रेस टू बी रिलैक्स्ड। अवॉइड आर्ट शेप्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, आर्ट शेप्ड कंपोनेंट ना बनाए। ठीक है, लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम हो, हाई एंडूरेंस मतलब एंडूरेंस लिमिट ज़्यादा होगा बट फ्रैक्चर टफनेस डिक्रीजेज, और हाई टेम्परेचर पे एंडूरेंस लिमिट डिसअपियर, मतलब टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ कर लें तो फिर एंडूरेंस लिमिट ख़त्म हो जाएगा और फटीग आएगा। एंडूरेंस लिमिट मौजूद हो तो वहाँ पे पीलियर नहीं आएगा, और टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर लें तो वहाँ पे एंडूरेंस लिमिट प्रोड्यूस होगा। फाइन ग्रेन, हाई स्ट्रेंथ, फाइनर मेटलर्जी और एलाइंग कार्बन, मुख्तलिफ़ किस्म की एलाइंग से हम फटीग स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं। तो ये डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियाती तदाबीर है जिसका ख्याल रखना है। साइज़ कोशिश करना है कि साइज़ कम से कम रख लें, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनिंग प्रोसेस उसमें कर लें, इस तरह ग्रेन बाउंड्रीज को फाइन कर लें, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एलाइंग हम कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी बातें हैं जो
फटीग स्ट्रेंथ की इम्प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया।